अध्याय 41 बड़ी मुसीबत। शूश। महक की जबरदस्त पावर के सामने विपिन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी बेबसी में वह केवल अपनी थंडर स्टाइल्स की पहली शैली का ही इस्तेमाल कर सका। इसी के साथ विपिन बिजली की तरह तेज हो गया। उसकी स्पीड पल भर में कई गुना बढ़ गई और उसने तेजी से भागते हुए आखिरकार महक के हमले को चकमा दे दिया। इसकी पावर इतनी खतरनाक कैसे है? विपिन हैरान रह गया। उसके अंदाजे के हिसाब से अगर उसका सामना शारीरिक मंडल के 8वें स्तर के विशेषज्ञों से होता तो भले ही वह जीत न पाता, पर कम से कम कड़ा मुकाबला तो जरूर करता। लेकिन महक के इस वार ने, जो दिखने में एकदम नॉर्मल हमला था, विपिन को अपना वो तुरुप का पत्ता यानी थंडर स्टाइल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, जिसे वह आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता था। यह उसकी कल्पना से बिल्कुल बाहर था। तुम्हें क्या लगता है कि स्पेशल तकनीक में ट्रेनिंग लेने वाले तुम अकेले हो? विपिन के उड़े हुए होश देखकर महक ने उसे एक तिरछी नजर से देखा। उसने आगे हमला नहीं किया और हॉल में पड़ी कुर्सी पर मजे से बैठकर एक सेब खाने लगी। स्पेशल तकनीक? तुमने स्पेशल तकनीक में ट्रेनिंग ली है? विपिन की हैरानी और बढ़ गई। बेशक वह इन तकनीकों के बारे में अच्छी तरह जानता था। इन्हें स्पेशल इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये आम पहुंच से बाहर थी। जो लोग इन तकनीकों को समझ लेते थे वे अपनी प्राण शक्ति को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते थे। अगर टैलेंट अच्छा हो तो आत्मिक मंडल में प्रवेश करना मुमकिन था। लेकिन जिनके पास केवल बेसिक तकनीकें थीं, उनके लिए आत्मिक मंडल का पहला लेवल ही उनकी साधना का अंत होता था। मिसाल के तौर पर विपिन के दादा प्रताप सेन। ऐसा इसलिए था क्योंकि आत्मिक मंडल एक बिल्कुल नया लेवल था। वहां सिर्फ बेसिक प्राण शक्ति काफी नहीं थी, बल्कि ओरिजिन पावर की जरूरत थी, जिसे बिना स्पेशल तकनीक के कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। अफवाहों के मुताबिक पूरी नीलनाग एकेडमी में इनकी सिर्फ कुछ ही किताबें थीं, जो एल्डर्स या कोर्स शिष्यों के पास ही होती थीं। पर महक तो अभी आंतरिक परिसर की शिष्या थी, तो उसे ये तकनीकें कैसे मिली? क्या यह इतना अजीब है? जब तुमने स्पेशल तकनीक सीखी है तो क्या मैं नहीं सीख सकती? महक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इस लड़की को लगा कि मैंने स्पेशल तकनीक सीखी है। विपिन सब समझ गया। उसने इन तकनीकों के बारे में सिर्फ सुना था, देखा कभी नहीं। पर गौर किया जाए तो उसका अब तक का सारा टशन उन लोगों जैसा ही था जो स्पेशल तकनीकें जानते थे। अरे ये कैसा चेहरा बना रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई तकनीक नहीं सीखी और तुम सिर्फ अपनी पैदाइशी आत्मा शक्ति के दम पर ही दिग्गजों को धूल चटा रहे हो? सच तो यह है कि मैंने वाकई कोई स्पेशल तकनीक नहीं सीखी है, विपिन ने साफ कहा। तुम सच कह रही हो? महक उसके करीब आकर बोली। विपिन ने सिर हिलाया। विपिन को काफी देर तक घूरने के बाद महक ने चौंकते हुए कहा, लगता है जिनके पास आत्मा शक्ति होती है वे वाकई बहुत इंप्रेसिव होते हैं। अगर बिना किसी स्पेशल तकनीक के तुम इतने पावरफुल हो तो सोचो वो सीखने के बाद क्या धमाका करोगे। विपिन ने सिर झटका। अरे पर मैं ये सब तकनीकें कहाँ से सीखूंगा? उसका मन भी अब इन सीक्रेट तकनीकों के लिए मचलने लगा था। महक ने जैसे कोई बड़ा फैसला लिया हो, मैं तुम्हें ये स्पेशल तकनीक दे सकती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? विपिन की आंखें चमक उठीं। क्या मैं तुम्हें मजाक करती दिख रही हूँ? बस तुम्हें विंग्स एलायंस ज्वाइन करना होगा। तुम मेरे पीछे इतनी क्यों पड़ी हो? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहती हूँ। अभी मैं विंग्स एलायंस में हूँ और मेरी पावर से एलायंस मजबूत हो रहा है। वैसे भी अब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारा क्या मतलब है? विपिन को कुछ गड़बड़ लगी। क्या तुम्हें पता भी है कि जिस करण को तुमने अभी कूटा है वो स्वॉर्ड अलायंस के मुखिया का छोटा भाई है? महक ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। तुम कमीनी लड़की। विपिन को अचानक सब समझ आ गया। महक ने उसे सिर्फ अपनी ढाल ही नहीं बनाया, बल्कि स्वॉर्ड अलायंस के साथ उसकी पक्की दुश्मनी भी करवा दी। मुखिया के सगे भाई को पीटने का मतलब था सीधी जंग। मैं जानती हूं कि तुम किसी के बाप से नहीं डरते, लेकिन याद रखो तुम्हारी विद्या और तुम्हारे सेन परिवार का क्या वो भी नहीं डरेंगे? महक ने अपना दांव चला। वाकई मैंने तुम्हें कम आंका था। विपिन ने गंभीर होकर कहा। मेरा जवाब अब भी वही है, मैं मना करता हूँ। मुझे दूसरों की धमकियां पसंद नहीं हैं। अब तुम जा सकती हो। धड़ाम। तभी विपिन के कमरे का दरवाजा बड़ी बेरहमी से खुला और गगन सेन लड़खड़ाता हुआ अंदर गिरा। वह चोटिल था और बुरी तरह डरा हुआ था। विपिन भैया, प्लीज उन्हें बचा लीजिए वरना बहुत देर हो जाएगी। गगन, क्या हुआ? विपिन सन रह गया। विपिन भैया, विद्या दीदी, जल्दी चलो मुझे वहां ले जाओ। विद्या का नाम सुनते ही विपिन ने कुछ नहीं पूछा और गगन को पकड़कर बाहर की तरफ भागा। महक भी उनके पीछे चल दी।
रास्ते में पता चला कि यह स्वॉर्ड अलायंस का हमला नहीं था। विपिन के जाने के बाद अंकुश सेन और बाकी लोग एक मोटे लड़के से टकरा गए थे। उस मोटे लड़के ने विद्या और हिमानी को छेड़ा था, जिसके बाद अंकुश और बाकी लोगों ने उसकी धुनाई कर दी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वह मोटा लड़का लकी राणा असल में राणा अलायंस का मुखिया था। इस वक्त पूरा सेन परिवार उनके चंगुल में था। महक के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। विपिन, तुम्हारा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अध्याय 42, 100 को 1 के रूप में मिलाना। तुम्हारा क्या मतलब है? महक की गंभीरता देखकर विपिन भी समझ गया कि वे लोग इतने सीधे साधे नहीं हो सकते। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस मोटे आदमी का नाम लकी राणा है। हालांकि वह शारीरिक मंडल के केवल तीसरे स्तर पर है, लेकिन वह असल में राणा अलायंस का मुखिया है। वह राणा अलायंस कोई साधारण चीज नहीं है। उनके कम से कम 100 मेंबर्स हैं और उनमें से 2 लेवल 7 के एक्सपर्ट्स हैं। पूरे आंतरिक परिसर में मौजूद कई गुटों में से राणा अलायंस कम से कम टॉप 10 में आता है। राणा अलायंस जैसे घटिया संगठन इतने सारे लोगों को भर्ती करने में इसलिए सफल हो पाते हैं क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा हाथ है। क्या तुम जानते हो कि वह किन पर उछलता है? किस पर? उसके दादा मिस्टर राणा नील नाग अकेडमी के आंतरिक परिसर के डिसिप्लिन डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं। साथ ही लकी राणा अपने परिवार का इकलौता चिराग है, इसलिए उसके दादा उसे बहुत लाड़ प्यार करते हैं। लकी की इतनी पावरफुल रैलियों का कारण उसके दादा का रेप्यूटेशन है। आंतरिक परिसर में जब तक वे खून नहीं करते, राणा अलायंस के सदस्यों द्वारा किए गए लगभग किसी भी क्राइम की कोई जांच नहीं करता। इसीलिए वे इतने बेखौफ हैं, महक ने समझाया। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? विपिन की निगाहें और भी खूंखार हो गईं। राणा अलायंस के लोग ऐसे नहीं हैं जिन्हें तुम उकसा सको, लेकिन अगर तुम विंग्स अलायंस में शामिल हो जाते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, महक ने मुस्कुराते हुए ऑफर दिया। हम दोनों इंसान हैं और ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं धूल न चटा सकूं। वैसे तुम्हें कुछ गलतफहमी है। बात यह नहीं है कि मैं उसे उकसा रहा हूं, बल्कि बात यह है कि उसने मुझे छेड़ा है। मैं तुम्हारी अच्छी मंशा की इज्जत करता हूं, लेकिन यह मेरे परिवार का मामला है। एक मर्द होने के नाते मैं खुद ही इससे निपटूंगा। इतना कहकर विपिन ने गगन पर चिल्लाते हुए कहा, गगन, रास्ता दिखा। जी भैया। गगन के जोरदार जवाब के बाद वे तेजी से राणा अलायंस के गढ़ की ओर दौड़ पड़े। ये आदमी तो सच में टेढ़ा है। नमक मिर्च का इस पर कोई असर ही नहीं होता। विपिन और गगन की पीठ को देखते हुए महक ने अपना मुंह बनाया, लेकिन थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वह फिर भी उनके पीछे चल दी। आंतरिक परिसर के एक खास इलाके में एक आलीशान हवेली थी। ये लकी राणा का घर होने के साथ साथ राणा अलायंस का हेडक्वार्टर भी था। उस समय राणा अलायंस के बाहर सैकड़ों शिष्य जमा थे और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि राणा अलायंस के भारी दरवाजों के सामने लगभग 1 दर्जन शिष्य लटके हुए थे। उनके शरीर बुरी तरह जख्मी थे और ताज़ा खून बह रहा था। कुछ लोग बेहोश हो चुके थे। इनमें अंकुश सेन, आदित्य सेन, अंकित सेन और बाकी लोग शामिल थे। जल्दी देखो, राणा अलायंस फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। क्या कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है? मैनेजमेंट कौन करेगा? दंड विभाग का मैनेजर तो लकी का दादा है। अकेडमी में उसे टोकने की हिम्मत किसकी है? वो तो यहाँ का छोटा डॉन बना बैठा है। चुप रहो, अगर राणा अलायंस ने सुन लिया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। अरे यार, अफसोस की बात है, वो दोनों लड़कियां विद्या और हिमानी कितनी सुंदर थीं, लेकिन मुझे डर है कि लकी राणा उन्हें बर्बाद कर देगा। वहां मौजूद शिष्य दिल ही दिल में जल रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। धिक्कार है, वह लकी राणा तो अपनी मौत को दावत दे रहा है। ठीक उसी समय विपिन और गगन वहां पहुंचे। अपने परिवार को इस हाल में लटकते देख विपिन के गुस्से का बांध टूट गया। वह सीधे राणा अलायंस की ओर लपका। रुको, ये राणा अलायंस का हेडक्वार्टर है। बिना इजाजत अंदर आना मना है। गेट पर तैनात एक मेंबर ने चिल्लाकर रोकना चाहा। भाड़ में जा। विपिन हवा में उछला और उस दरबान को एक जोरदार लात मारकर जमीन चटा दी। उसके बाद विपिन ने उसका कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर 3 जोरदार घूंसे मारे। उस आदमी का चेहरा खून से लथपथ हो गया और नाक टेढ़ी हो गई। विपिन ने उसे एक बोरी की तरह हवा में उछाल दिया और वह उड़ता हुआ राणा अलायंस के आंगन में जा गिरा। राणा अलायंस के कुत्तों, कान खोलकर सुन लो। विद्या और हिमानी को तुरंत आजाद करो, वरना मैं तुम्हारी इस पूरी दुकान को उखाड़ फेंकूंगा। विपिन की आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। पूरी हवेली के लोग सन्न रह गए। बाप रे, ये कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई राणा अलायंस को चुनौती देने की? भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। पता नहीं यार, पहले कभी नहीं देखा।
लगता है इस साल का नया रंगरूट है। पर ये तो सीधे मौत के मुंह में जा रहा है। विपिन के बोलते ही हवेली के दरवाजे धड़ाम से खुले। लगभग 100 लोग हथियारों के साथ बाहर निकल आए। सभी लंबे चौड़े और गुस्सैल थे। सबसे कमजोर योद्धा भी लेवल 4 पर था, जबकि सबसे तगड़ा लेवल 6 पर। राणा अलायंस में आकर भौंकने की हिम्मत किस कमीने ने की? इसे कच्चा चबा जाओ। अंदर से आवाज आए और एक मेंबर विपिन की ओर झपटा। आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे अपनी आखिरी दुआ मांग लेनी चाहिए। 100 लोगों की फौज का सामना करते हुए भी विपिन के पैर नहीं डगमगाए। वह एक भूखे शेर की तरह राणा अलायंस की सेना में कूद पड़ा। विपिन के हमले बेहद खौफनाक थे। जो भी उसके सामने आता उसकी हड्डियां कच्चे कच्चे टूटने लगती। उसका हर वार खून बहा रहा था। उसके सामने चाहे लेवल 4 के हो या लेवल 6 के, कोई भी टिक नहीं पा रहा था। चारों ओर सिर्फ दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। हे भगवान, ये लड़का है या कोई राक्षस? इतना पावरफुल कैसे है? वह बहुत डरावना है। इसकी आंखों में मौत का तांडव दिख रहा है। विपिन ने राणा अलायंस की ईंट से ईंट बजा दी। पलक झपकते ही पूरी फौज ढेर हो गई। वे 100 गुंडे, जिनके नाम से लोग कांपते थे, विपिन के सामने मेमने बन गए। भीड़ के कोने में खड़ी महक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका मासूम चेहरा अब एकदम शांत था। उसने मन ही मन सोचा, ये गंवार, मैंने इसे कम आंका था। इसकी स्पीड और ये गुस्सा, अगर मैं भी होती तो शायद इसे रोक नहीं पाती। महक को पूरा यकीन था कि अगर नीलनाग अकेडमी के सख्त नियम न होते तो विपिन आज यहाँ एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता। इतनी कम उम्र में ऐसा ठंडा दिमाग और ऐसा खौफनाक गुस्सा। महक को विपिन के बारे में एक बिल्कुल नई हकीकत समझ आ रही थी। अध्याय 43, एक हत्यारा देवता। हे मेरी दो सुंदरियों, अब देखते हैं तुम दोनों खुद को मेरे चंगुल से कैसे बचाती हो। राणा अलायंस की हवेली के एक कमरे में एक मोटा आदमी, जिसका पूरा चेहरा फुंसियों से भरा था और सिर किसी कद्दू जैसा था, बिस्तर पर लेटी विद्या और हिमानी को घूर रहा था। ये और कोई नहीं, राणा अलायंस का मुखिया और घटिया किस्म का आवारा लकी राणा था। हम टिल्डर विद्या और हिमानी के हाथ पैर पलंग से कसकर बंधे हुए थे और उनके मुंह पर पट्टी बंधी थी। उनकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था और वे डर के मारे लगातार छटपटा रही थीं। उस कमरे में लकी के अलावा 2 और लड़के खड़े थे। वे दोनों शारीरिक मंडल के 7वें स्तर के एक्सपर्ट्स थे और राणा अलायंस के सबसे पावरफुल योद्धा माने जाते थे। वे वहां सिर्फ लकी की हिफाजत के लिए नहीं थे, बल्कि वे लकी के इस घटिया रियलिटी शो के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसके बाद उनकी बारी आ सके। वह टिल्डर। तभी बाहर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी जिसने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। ऐसी चीखें पिछले कुछ मिनटों से लगातार आ रही थीं। लकी राणा के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट आ गई। उसने उन दोनों बॉडीगार्ड से कहा, जाकर देखो बाहर क्या बकवास हो रही है। उन लड़कों से कहो कि अब शांत हो जाएं, मेरा मूड खराब हो रहा है। लकी का आदेश मानकर वे दोनों अनिच्छा से मुड़े और नीचे हॉल की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने हॉल का दरवाजा खोला, एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली का भारी भरकम मेन गेट टूटकर हवा में उड़ गया और एक लाश अंदर आकर गिरी। ये कौन है? अंदर गिरे हुए व्यक्ति का चेहरा खून से इतना लथपथ था कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसके कपड़ों पर राणा लिखा देखकर वे समझ गए कि यह उनके ही गुट का मेंबर है। लानत है, किसकी मौत आई है? अपने आदमियों को इस तरह पिटते देख वे दोनों आग बबूला हो गए। हालांकि लकी नाम का लीडर था, पर असल में इस एलायंस की असली ताकत यही दोनों थे। लेकिन जैसे ही वे तेजी से आंगन की तरफ बढ़े, वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राणा अलायंस के 100 से भी ज्यादा योद्धा यहां वहां गाजर मूली की तरह कटे पड़े थे। जो बेहोश नहीं थे, वे दर्द के मारे जमीन पर लौट रहे थे। ये नजारा किसी शमशान घाट से कम नहीं था। विपिन इस वक्त एक गुंडे का कॉलर पकड़े खड़ा था। वह गुंडा रहम की भीख मांग रहा था, पर विपिन का दिल पत्थर हो चुका था। उसने एक जोरदार घूंसा उसकी छाती पर जड़ा और कच्चे हड्डियां टूटने की आवाज के साथ वह ढेर हो गया। विपिन ने उसे एक खिलौने की तरह हवा में उछाला और दूर फेंक दिया। कुछ ही पलों में उसने पूरे राणा अलायंस को तहस नहस कर दिया था। बाहर खड़े दर्शक सन थे। ये लड़का कौन था? यह कोई इंसान नहीं, बल्कि साक्षात हत्यारा देवता लग रहा था। ओए, कौन है तू? हॉल के गेट से एक दहाड़ सुनाई दी। सबकी नजरें उन दोनों लड़कों पर टिक गईं। उनकी बॉडी से निकलने वाली आभा और साफ बता रही थी कि वे लेवल 7 के एक्सपर्ट्स हैं। भीड़ में खुसर-फुसर होने लगी कि अब विपिन का सामना असली खिलाड़ियों से होने वाला है। तुम्हें जल्द ही याद आ जाएगा कि मैं कौन हूं। विपिन धीरे से मुड़ा।
उसकी आंखों में जलती हुई नफरत देखकर उन दोनों की रूह कांप गई। ये लड़का, विपिन का बर्फीला चेहरा और जानलेवा इरादे देखकर वे दोनों अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। उनके दिलों में मौत का खौफ बैठने लगा था। बज़ज़। तभी विपिन ने अचानक हमला कर दिया। वह एक तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर बिजली की एक किरण में बदल गया और पलक झपकते ही वह उन दोनों के सामने था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, विपिन के प्रहार ने उनके सीने को चीर दिया। उनके मुंह से खून का फव्वारा फूटा और वे बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े। हे भगवान, ये तो फोर्थ रैंक मार्शल स्किल है। ये कैसे मुमकिन है? एक नया शिष्य इतनी जल्दी फोर्थ रैंक की स्पेशल तकनीक कैसे इस्तेमाल कर सकता है? इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ लेवल 6 पर है, फिर इसने लेवल 7 के दो एक्सपर्ट्स को एक झटके में कैसे सुला दिया? क्या फोर्थ रैंक की तकनीकें वाकई इतनी खौफनाक होती हैं? पूरी भीड़ में जैसे धमाका हो गया हो। विपिन ने अपनी असली ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया था कि सबकी बोलती बंद हो गई। उसने टैलेंट और लिमिट्स की सारी परिभाषाएं बदल दी थीं। वाकई बेवकूफ हैं ये लोग। आम इंसान एक जीनियस की दुनिया को कभी नहीं समझ सकते। महक ने भीड़ की तरफ देखा और फिर उसकी नजर विपिन पर पड़ी, जो अब हवेली के अंदर गायब हो चुका था। शिट, ये लड़का बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेने वाला है। महक चिल्लाए और हवेली की तरफ दौड़ पड़ी। अंदर कमरे में लकी राणा ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे और अपने बदसूरत शरीर के साथ खड़ा था। उसकी गंदी नजरें विद्या और हिमानी पर टिकी थीं। उसने अपनी लार टपकाते हुए हाथ मले और जैसे ही उन पर टूटने वाला था, धमाका, एक जोरदार आवाज हुई। कमरे का दरवाजा अपने फ्रेम समेत उखड़कर गोली की रफ्तार से लकी की तरफ आया। लकी को बचने का मौका तक नहीं मिला। धड़ाम, दरवाजे का भारी फ्रेम लकी के शरीर से टकराया और चकनाचूर हो गया। लकी हवेली के कोने में जा गिरा, उसका शरीर लकड़ी के टुकड़ों से छलनी हो गया था। जैसे ही उसने अपनी धुंधली आंखों से देखा, उसे सामने एक साया खड़ा दिखाई दिया। वह लड़का उसे ऐसे घूर रहा था मानो अभी कच्चा चबा जाएगा। उसकी आंखों में खून की चमक थी और उसका चेहरा किसी शैतान जैसा लग रहा था। वह विपिन था। अध्याय 44, एक आपदा का आगमन। तुम कौन हो? लकी राणा खौफ के मारे कांप रहा था। वह पीछे हटते हुए दीवार से जा सटा था, अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। झटका, विपिन ने बिना कुछ कहे सीधे हमला किया। उसका हाथ किसी चील के पंजे की तरह फुर्तीला था। उसने सीधे लकी राणा की कमर को दबोच लिया। बोल, इस चीज के घमंड में तूने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है? विपिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देखकर शैतान भी डर जाए। इससे पहले कि लकी कुछ समझ पाता, उसने विपिन को मुस्कुराते देख सोचा कि शायद बात बन सकती है। उसने फौरन अपनी तेवर बदले और चिल्लाया, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? जानते नहीं मेरा दादा कौन है? अगर मुझे छुआ भी तो मैं तुझे मरवा दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आज के बाद तू उन लड़कियों के बारे में जरूर सोचेगा जिन्हें तूने बर्बाद किया है। इतना कहते ही विपिन की मुट्ठी बिजली की रफ्तार से घूमी। विपिन रुको। ठीक उसी पल महक अंदर आ गई। उसने विपिन का इरादा भांप लिया और उसे रोकने के लिए चीखी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चटाक चटाक, हवा चीरने जैसी दो आवाजें आई और विपिन के हाथों से खून के फव्वारे छूटने लगे। आह! लकी राणा किसी मरते हुए सुअर की तरह चीख रहा था। वह जमीन पर लौटने लगा, लेकिन दर्द इतना असहनीय था कि वह चंद सेकंड में ही बेहोश हो गया। विपिन, तुमने तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। महक ये खौफनाक मंजर देखकर दंग रह गई। बवाल? उसने मेरे परिवार को हाथ लगाने की हिम्मत की। असली बवाल तो उसने शुरू किया था। विपिन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यह उसकी खुशकिस्मती है कि उसने विद्या को हाथ नहीं लगाया, वरना मैं सिर्फ उसे नपुंसक नहीं बनाता, बल्कि उसकी जान ही ले लेता। विपिन तेजी से बढ़ा और उसने विद्या और हिमानी की रस्सियां खोल दी। दोनों ने फौरन विपिन को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। इस घटना ने पूरी एकेडमी में तहलका मचा दिया। राणा एलायंस के बाहर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। हर कोई जान गया था कि विपिन नाम के एक लड़के ने अकेले ही उस पूरे गुट को धूल चटा दी है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि विपिन कल का सूरज देख पाएगा या नहीं। उसने न सिर्फ राणा एलायंस को रौंदा था, बल्कि राणा परिवार का वंश ही खत्म कर दिया था। लकी के दादा मिस्टर राणा इसे कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। हुआ भी वही। कुछ ही देर बाद विपिन के घर को दंड विभाग के लोगों ने घेर लिया। वे आम छात्र नहीं, बल्कि आत्मिक मंडल के एक्सपर्ट्स थे। उन बुजुर्गों के सामने विपिन बेबस था। उन्होंने उसे जंजीरों में जकड़ा और अपने साथ ले गए। विपिन तो गया, मिस्टर राणा उसकी खाल उधेड़ देंगे। भीड़ में लोग कानाफूसी कर रहे थे।
लेकिन किसी ने पास ही खड़ी महक पर ध्यान नहीं दिया, जो विपिन को ले जाते देख तुरंत वहां से गायब हो गई। महक सीधे एल्डर्स बिल्डिंग पहुंची, जहां मैडम सुरू का दफ्तर था। क्या तुमने कहा कि विपिन ने लकी राणा को नपुंसक बना दिया? मैडम सुरू का सुंदर चेहरा सदमे से सफेद पड़ गया। हाँ दीदी, आपको विपिन की मदद करनी होगी, वरना वो उसे मार डालेंगे, महक ने विनती की। लकी के दादा के हाथों से बचना नामुमकिन है। विपिन बहुत जल्दबाज है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, सुरू ने आह भरते हुए कहा। लेकिन दीदी, वो आत्मा शक्ति से संपन्न है। हमारी फैमिली कब से ऐसे किसी बंदे की तलाश कर रही है। क्या अब भी वो मदद के लायक नहीं है? सुरू के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। तुमने क्या कहा? उसके पास आत्मा शक्ति है। उसने महक के कंधे पकड़ लिए। महक ने जब उसे पूरी हकीकत सुनाई तो सुरू ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। ठीक है, इस लड़के को हर हाल में बचाना ही होगा। इधर दंड विभाग की सबसे काली कोठरी में विपिन को लोहे की जंजीरों से हवा में लटकाया गया था। उसके सामने मिस्टर राणा बैठा था, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। क्या मेरे पोते का इलाज मुमकिन है? उसने गरजते हुए पूछा। सर, उसकी चोटें गहरी हैं, वह हिस्सा दोबारा ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर कांपते हुए बोला। बकवास। मिस्टर राणा गुस्से में खड़ा हुआ और उसकी कुर्सी चकनाचूर हो गई। उसने विपिन की ओर देखा और चिल्लाया, इस कमीने के गुप्तांत काट दो। इसकी आंखें निकाल लो, जीभ काट दो और इसके हाथ पैर काटकर इसे तड़पने के लिए छोड़ दो। जी सर। दंड विभाग के गुंडे औजार लेकर विपिन की तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरों पर वहशी मुस्कान थी। धड़ाम। ठीक उसी पल जेल का भारी लोहे का दरवाजा किसी खिलौने की तरह टूटकर बिखर गया और धूल के गुबार के बीच एक बेहद खूबसूरत लेकिन रौबदार साया खड़ा था। अध्याय 45, लेडी सू रू का कहर। उस समय मैडम सू रू ने दूधिया सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। अपनी उस हसीन पोशाक और किसी लोमड़ी जैसी चालाक खूबसूरती के साथ वह भीड़ में सबसे अलग और बेमिसाल लग रही थी। लेकिन सू रू को वहां देखकर वहां मौजूद एल्डर्स के पसीने छूट गए। दंड विभाग की जेल की सुरक्षा बहुत सख्त थी और उनके अलावा किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं थी। सू रू का इस तरह अंदर आना कानूनन घुसपैठ जैसा था। एल्डर सू रू, आज सूरज कहाँ से निकला है? दंड विभाग में आपका क्या काम? मिस्टर राणा ने सुरू के खानदान और उसकी पावर के बारे में सोचते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए, उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। सुरू ने अपनी कातिल मुस्कान बिखेरी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि वहां मौजूद बूढ़े एल्डर्स के लिए भी खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। जुबान तो खोलिए, मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा, मिस्टर राणा ने नरमी से कहा। मैं इस विपिन सेन को अपने साथ ले जाना चाहती हूं, सुरू ने बड़े आराम से कहा। ये सुनते ही मिस्टर राणा के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और उसकी मुस्कान गायब हो गई। सुरू, ये कैसा मजाक है? क्या तुम्हें पता भी है कि इस विपिन ने क्या कांड किया है? मिस्टर राणा का लहजा अब सख्त हो चुका था। उसने चाहे जो भी किया हो, आज ये यहाँ से मेरे साथ ही जाएगा। सुरू ने भी अपनी मुस्कान समेट ली और उसकी आंखें बर्फीली हो गईं। यह मुमकिन नहीं है। साक्षात भगवान भी उतर आए, तब भी विपिन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। एल्डर्स, मैडम को बाहर तक छोड़ आइए। मिस्टर राणा ने अपनी आस्तीन झटकी और दूसरी तरफ मुड़ गया। एल्डर सुरू, प्लीज हमारे साथ चलिए। कुछ एल्डर्स जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सुरू की तरफ बढ़े। पर इससे पहले कि वे उसे छू पाते, सुरू के शरीर से एक खौफनाक दबाव प्रेशर निकला। वह आभा और किसी भावर की तरह पूरी कोठरी में फैल गई। पलक झपकते ही 1 दर्जन एल्डर्स जमीन पर गिर पड़े और उनके मुंह से खून निकलने लगा। सिर्फ मिस्टर राणा ही किसी तरह खड़े रह पाए। सुरू के चारों ओर एक बवंडर सा उठने लगा। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह किसी परी जैसी दिख रही थी, पर उसका गुस्सा किसी जलजले जैसा था। मैंने कह दिया ना, चाहे तुम हंसकर मानो या रोकर, विपिन को आजाद करना ही होगा। सुरू, अपनी हद पार मत करो। मिस्टर राणा ने दहाड़ मारी और उसने भी अपना पूरा दबाव छोड़ दिया। गड़गड़ाहट। लोहे की वह मजबूत जेल ऐसे कांप रही थी मानो अभी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। आत्मिक मंडल के एल्डर्स भी उस दबाव को सह नहीं पाए और अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगे। लेकिन विपिन एकदम ठीक था। उसके चारों तरफ एक गर्माहट भरी सुरक्षा कवच थी। साफ था कि सुरू का दबाव उसे बचा रहा था। मिस्टर राणा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रही हूं, पर सच तो ये है कि तुम मेरे मुकाबले के हो ही नहीं। सुरू ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, फर्श पर एक गहरी दरार किसी सांप की तरह मिस्टर राणा की तरफ बढ़ी। धमाका।
दरार जैसे ही मिस्टर राणा के पैरों तक पहुंची, वह हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। जब वह नीचे गिरा तो उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। तुम इस लेवल तक पहुंच गई हो। इतनी ताकत होने के बावजूद तुम अकेडमी में सिर्फ एक एल्डर बनकर क्यों बैठी हो? मिस्टर राणा की आंखों में मौत का खौफ था। सुरु की पावर उसकी सोच से कोसों दूर थी। कुछ बातें सिर्फ राज रहें तो ही अच्छा है। सुरु ने नफरत से उसे देखा और हवा में हाथ लहराया। खड़ाक! विपिन के हाथों की जंजीरें टूटकर गिर गईं। विपिन आजाद होते ही झपटकर सुरु के पास पहुंच गया। उसे पता था कि इस वक्त यही औरत उसकी जान बचा सकती है। विपिन ने जमीन की उस दरार को देखा और दंग रह गया। मजबूत लोहे की कोठरी में सिर्फ पैर पटक कर दरार डाल देना किसी करिश्मे से कम नहीं था। सुरु ने विपिन को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगी। विपिन ने पास से देखा तो सुरु वाकई बला की खूबसूरत थी। महक भी सुंदर थी, पर सुरु में एक मैच्योर आकर्षण और गजब का ग्लैमर था। उसके शरीर से आती खुशबू विपिन को मदहोश कर रही थी। अचानक सुरु रुकी और पीछे मुड़कर मिस्टर राणा से बर्फीले लहजे में बोली, विपिन पर दोबारा हमला करने या उसके परिवार को हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना अगली बार सिर्फ तुम्हारा पोता ही नहीं, मैं पूरे राणा परिवार का नामो निशान आर्यावर्त से मिटा दूंगी। सुरु, मुझे धमकी मत दो। अगर पानी सिर से ऊपर गया तो अंजाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मिस्टर राणा आखिरी बार चिल्लाया। कोशिश करके देख लो, मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार हूं। सुरु की ठंडी मुस्कान ने मिस्टर राणा की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। वह विपिन को लेकर बाहर निकल गई। मिस्टर राणा किसी फुस गुब्बारे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बह निकले। उसे पता था कि राणा परिवार और सु परिवार की कोई तुलना ही नहीं है। वह एक चींटी था और सु परिवार एक हाथी। आज उसे अपनी इज्जत का घूंट पीकर चुप रहना ही पड़ना था। एल्डर्स बिल्डिंग के एक आलीशान हॉल में सुरु मजे से चाय बना रही थी। विपिन एक स्टूल पर पैर रखकर बैठा था और चुपके से सुरु की कातिल काया को निहार रहा था। उसकी लंबी दूध जैसी सफेद टांगों और सुडौल फिगर को देखकर विपिन के पेट में गुदगुदी होने लगी। भाई, क्या चीज है ये औरत? विपिन ने मन ही मन आह भरी, लेकिन वह जानता था कि सुरु कोई मामूली औरत नहीं है। वह अकेडमी के हर छात्र और एल्डर के लिए एक अप्सरा थी, जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी थी, पर आज तक कोई उसे हासिल नहीं कर पाया था। विपिन सोच में पड़ गया कि आखिर इस देवी ने उसे क्यों बचाया।